हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 का वो पोर्शन पढ़ चुके थे जो चैप्टर नंबर 1 से लिंक करता है ना। और इस पोर्शन में से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत कम थी। जो पिछले हमने छः पार्ट पढ़े हैं चैप्टर के, आज हम 7वां पार्ट लाए हैं आपके सामने। और अगर क्वेश्चन आएगा भी तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और फॉर्मूले याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नया एक भी सूत्र याद मत करना, पुराने सूत्रों को ही कन्वर्ट कर करके देख लेना। ज़्यादातर चीज़ें द्विध्रुव से संबंधित थीं और वो सारी बात आप संभाल लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से। पेपर में कन्फर्म आएगा, लिख लेना इस बात को, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम मंगाड़े। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि क्वेश्चन तो छोटा ही आता है, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का भी आ सकता है। हेडिंग का नाम है बच्चों भूचुंबकत्व अर्थ मैग्नेट। क्या नाम है? भूचुंबकत्व। ध्यान से देखना बच्चों, क्या नाम है? भूचुंबकत्व। अब अगर इस शब्द का थोड़ा एनालिसिस करके देखें तो बच्चों भू का मतलब भूमि, मतलब पृथ्वी, और चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? चुंबक की तरह व्यवहार करना या चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करना, ठीक है ना। तो अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो इस शब्द का मतलब क्या होगा वो आप ध्यान से देखें। भूचुंबकत्व, भू का मतलब है पृथ्वी और चुंबकत्व का मतलब वो एक तरीके से चुंबक की तरह व्यवहार। तो जो हमारी पृथ्वी है, जो अपनी पृथ्वी है, ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यह गुण पृथ्वी का क्या कहलाता है? भूचुंबकत्व। परिभाषा बहुत ईजी है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भूचुंबकत्व क्या है। तो आप शब्द से ही मतलब निकाल लेना कि जो पृथ्वी है वह भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, या पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी का यह गुण अर्थ मैग्नेट यानी कि भूचुंबकत्व कहलाता है। फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यार इसका क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी अर्थ की तरह व्यवहार कर रही है, हम कैसे मान लें कि पृथ्वी अर्थ की तरह व्यवहार कर रही है? तो 1 आध 2 मैं आपको एग्जाम्पल देके सुनाता हूं जिनसे आपको लगेगा कि वास्तव में ही अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आप याद करिए बच्चों, दंड चुंबक की एक प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, दिशा निर्देशन का गुण। और मैंने उसमें बताया था कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, यदि हम किसी चुंबक को एकदम बिल्कुल फ्रीली सस्पेंडेड कर दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। आप भले पूर्व पश्चिम में हाथ से रोक दोगे, हाथ हटाओगे तो थोड़ी देर बाद वो कहां सेट हो जाएगी? अपने आप ही उत्तर दक्षिण में। ऐसा क्यों बच्चों? जब कोई चीज हमेशा ही आपने मैग्नेट को अलग अलग एंगल पर रख के देखा तो वो हमेशा ही उत्तर दक्षिण में ठहर रही है। इसका मतलब कोई है जो उसे उत्तर दक्षिण दिशा में सेट करना चाह रहा है। इसी चीज को नाम दिया गया भूचुंबकत्व। मतलब पृथ्वी का भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी वजह से वो चुंबक कहां ठहरना चाहती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना चाहती है। तो आपसे यह पूछा जाए कि तर्क बताओ जिससे भूचुंबकत्व के होने का एहसास हो। ऐसी कोई घटना का नाम बताओ जिससे हम मान लें कि भूचुंबकत्व होता है। तो आप एक तो एग्जांपल ये दे सकते हो कि जब भी किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा, किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो कहाँ ठहरती है? उत्तर दक्षिण में। मतलब कोई है जो उसे हमेशा उत्तर दक्षिण में ठहराना चाहता है। पहली बात। और एक विचार और है मेरे पास, सुनिए। अगर हम कोई चुंबकीय पदार्थ लें बच्चों, चुंबकीय पदार्थ से मेरा मतलब समझ गए होंगे जो चुंबक की ओर आकर्षित हों, लोहा, कोबाल्ट, निकिल वगैरह वगैरह, ऐसा कोई पदार्थ लें और उसे लंबे समय के लिए अर्थ में गाड़ दें। अर्थ में गाड़ दिया और उसे बहुत लंबे समय बाद देखें ना तो वो कुछ थोड़ा बहुत, भयंकर तो नहीं खैर, पर थोड़ा बहुत चुंबक बन चुका होता है। अब विचार करें, आपने कोई चुंबकीय पदार्थ लिया, आपने कहाँ गाड़ दिया? पृथ्वी में गाड़ दिया, और बहुत लंबे समय के बाद वो थोड़ा बहुत चुंबक बन जाता है। बच्चों आप याद करो, कृत्रिम चुंबक बनाना
तो कृत्रिम चुंबक बनाना मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ चुंबक कब बनेगा बच्चों, जब आप इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे। कहां रखोगे? चुंबकीय क्षेत्र में। मतलब हम कोई भी पदार्थ लें, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो कुछ समय बाद वो चुंबक बन जाता है। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र हैवी है तो आपका पदार्थ भी हैवी चुंबक बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र हल्का है तो आपका पदार्थ भी हल्का चुंबक क्षेत्र बनेगा। अब आपने देखा कि यार मैंने तो चुंबकीय पदार्थ को अर्थ में गाड़ा और ये चुंबक बन गया, इसका मतलब अर्थ अपना कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, जिसे हम भूचुंबकत्व के नाम से जानते हैं। कहानी समझ में आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल देसी है, आराम से समझना। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी है मेरी। तो पहला क्वेश्चन क्या बना बच्चों कि भूचुंबकत्व क्या है? आप आंसर क्या दोगे कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अर्थ का जो ये गुण है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं भूचुंबकत्व। मत आपको दो समझ में आ गए होंगे। एक मत तो इसके बारे में ये है कि भाई, मत का मतलब जो आपको महसूस कराए कि वास्तव में भूचुंबकत्व होता है। तो पहला मत तो क्या है कि जब हम चुंबक को लटकाते हैं तो वो हमेशा ही कहाँ ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा मत क्या समझ में आया कि चुंबक को लंबे समय के लिए अर्थ में गाड़ दें, पृथ्वी में गाड़ दें, तो बच्चों धीरे धीरे चुंबक बन जाती है। एक मोस्ट पॉइंट और है, जब भी हम चुंबक के लिए बल रेखाएं खींचते हैं, यहां देखना, ये मान लो आपकी चुंबक है, सपोज ये सारा साउथ और ये नॉर्थ। चुंबक के बल रेखाएं अंदर तो होती हैं एस से एन और बाहर होंगी एन से एस। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है भाई ढंग से। जब बल रेखाएं खींचते हैं ना बच्चों, तो कुछ दूरी पर, काफी दूरी पर यहां उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। जरा कहानी सुनना। उदासीन बिंदु क्या होगा भाई साहब? उदासीन बिंदु क्या होगा? उदासीन बिंदु वो जगह होगी जहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, जीरो होगा। उदासीन बिंदु वो जगह होगी जहां कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं है भैया? इस चुंबक की वजह से तो होनी चाहिए थी ना, पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव को कोई कैंसिल कर रहा है, कोई है जो इसका अपोजिट यानी कि इधर इतने ही परिमाण का फील्ड लगा रहा है, तभी तो उदासीन बिंदु प्राप्त हुआ है। और वो भूचुंबकत्व ही है जो उदासीन बिंदु हमें प्राप्त करवाता है। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करें, साथ में समझने का प्रयास भी करें, ठीक है ना? तो दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन चलो साथ में लिखता हूं और दोबारा समझाता हूं। पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। ज़्यादा डेढ़ होशियार मत बन जाना। मैं अब पढ़ा रहा हूं तो कुछ काम का ही होगा, अदरवाइज गर्मी में पसीना बहाने का शौक थोड़ी है भाई, है ना? भूचुंबकत्व के बारे में सबसे पहली बात तो आपको क्या याद होनी चाहिए कि पृथ्वी, कॉमा लगा देना, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी का यह है गुण, पृथ्वी का यह है गुण भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेट कहलाता है। बताओ परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी का यह गुण भूचुंबकत्व कहलाता है, ठीक है ना? अगली एक छोटी शेडिंग बनाऊं अगर मैं, कि भूचुंबकत्व की पुष्टि के कारण, पुष्टि क्या कहें इस चीज को कि भाई पुष्टि किन कारणों से हो रही, तो पुष्टि के कारण लिख दीजिए। भूचुंबकत्व का कारण नहीं बता रहा हूं कि पृथ्वी में चुंबकत्व क्यों है, इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं कि हम कैसे माने। भाई आपसे मैंने कह दिया कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, इसको बोलते हैं भूचुंबकत्व। तो आप ऐसे ही मान लोगे क्या कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है? कुछ दिखाओ ऐसा, कुछ उससे संबंधित ऐसी चीज बताओ जिससे वास्तविकता में लगे कि अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। कुछ दो चार घटनाएं हमें ऐसी दिखाइए। तो या भूचुंबकत्व आधारित घटनाएं भी लिख सकता था इस चीज को कर में।
इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आप क्या बताओगे बच्चों, क्या दिखाऊं कि आपको लगे कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? तो पहला तो क्या होगा कि जब किसी चुंबक को, या और अच्छा लगे तो किसी दंड चुंबक को, जब किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, जब किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो अगर हम कोई दंड चुंबक लें और उसे फ्रीली सस्पेंडेड कर दें, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। बताओ पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? भूचुंबकत्व के बारे में एक ऐसी घटना जिसको देखकर आपको लगे कि वास्तव में ही पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसमें पहला पॉइंट है कि जब आप किसी दंड चुंबक को फ्रीली सस्पेंडेड कर दोगे, स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, तो बच्चों कहाँ ठहरेगी? उत्तर दक्षिण में। शौक नहीं है इसको उत्तर दक्षिण में ठहरने का, कोई है, जबरदस्ती की जा रही है इससे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने की। वो कौन है? वो भूचुंबकत्व है। दूसरा एक पॉइंट और बना सकता हूं मैं कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, क्या कहें बच्चों, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को पृथ्वी में गाड़ा जाए, पृथ्वी में गाड़ दिया जाए, तो कुछ समय बाद वह चुंबक बन जाता है, वह चुंबक बन जाता है। अगर आप कोई चुंबकीय पदार्थ लें और उसको अर्थ में गाड़ दें, तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे चुंबक बन जाएगा। हालांकि वो बहुत भयंकर चुंबक तो नहीं बनेगा, बनेगा तो हल्का चुंबक। तो इस बात से एक बात का आकलन आप और कर सकते हो कि जो भूचुंबकत्व है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। और बच्चों नंबर 3, दंड चुंबक के लिए, दंड चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं का मिलना, कि अगर आप दंड चुंबक के लिए बल रेखा खींचोगे तो आपको उदासीन बिंदु मिलेंगे। उदासीन बिंदु का मतलब ऐसे बिंदुओं से है जहां पर कोई भी बल रेखा उपस्थित नहीं होगी। ये बताओ कहानी यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? एक बार आप इसको नोट करें जल्दी से, चलो ठीक है भाई। तो ये बातें तो हुई कि भूचुंबकत्व है क्या और किन कारणों से भूचुंबकत्व के होने का एहसास होता है। आप नोट कर लें, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा बस ध्यान से देखना है आपको, वीडियो स्किप नहीं करना है, ज़्यादा होशियारी मार करके ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत इजी है तो स्किप करके देख लें, इसको खेल खराब हो जाएगा, है ना। भूचुंबकत्व क्या है, दोबारा बोल देता हूँ कि पृथ्वी चुंबक की तरह, आप समझना एक बार और अच्छे से कि जो पृथ्वी है वो कैसे व्यवहार करती है। चुंबक की तरह जो व्यवहार है, उस गुण को, पृथ्वी के उस गुण को किस नाम से जानते हो आप? भूचुंबकत्व के नाम से। अर्थ चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, उसे क्या बोलेंगे हम? भूचुंबकत्व। कुछ घटनाएं हैं जिनसे भूचुंबकत्व के होने का एहसास होता है, जैसे कि अगर हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो बच्चों ये हमेशा ही कहाँ ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर चुंबक को गाड़ दें, पृथ्वी में गाड़ दें, तो वो कुछ समय के बाद क्या बन जाती है? चुंबक। और कोई भी चुंबकीय पदार्थ चुंबक कब बनता है बच्चों? जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब जब आपने उस पदार्थ को पृथ्वी में गाड़ा तो पृथ्वी ने कुछ उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वापस सबका ध्यान बोर्ड पर। चलिए
नेक्स्ट, वैसे खैर ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन होती तो आपकी परछाई बोर्ड पर देखती, पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं बस देख लिया, हाँ अच्छा पढ़ लिया बस हो गया, ऐसे वीडियो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है भाई ना। खैर आप लोग तो अब इस टाइम फ्री हो, बाकी टॉपिक के अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिस तरीके से टीचर कहे ना उसी तरीके से आपको वीडियो देखनी है, ठीक है भाई। और ये बार बार भले नई शिक्षा नीति के कमेंट तो आप ना करें, आपके लिए तो ये समझो कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, 12वीं के पेपर ऐसे कैसे देने आपको, तो यही कोर्स है। हो सकता है कि कुछ कोर्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, वो अपन देख लेंगे, बाकी पढ़िए तो आप पूरा, ठीक है साहब। तो क्या पढ़ रहा था मैं, भूचुंबकत्व हो गया। भूचुंबकत्व है या नहीं है, या क्या देखकर बताओगे कि भूचुंबकत्व है, इसका आकलन आपने कर लिया। अब बच्चों रीजन, अब क्वेश्चन आया कि भूचुंबकत्व का रीजन क्या है, क्यों भूचुंबकत्व पाया जाता है, या मैं ऐसे कहूं, क्वेश्चन ये पूछूं कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, क्या है पृथ्वी में ऐसा जिसके कारण पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ऐसा क्या है जिसके कारण पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, या भूचुंबकत्व का कारण क्या है, भूचुंबकत्व का रीजन क्या है, क्यों। अब तक तो मैंने ये जाना कि भूचुंबकत्व क्या है और ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनसे हमें लगे कि भूचुंबकत्व होता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि भूचुंबकत्व का रीजन क्या है, या पृथ्वी चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करती है। तो बच्चों इस संदर्भ में समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत पेश किए। बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, सूर्य से जब किरणें आती हैं तो गैसें आयनित हो जाती हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो होता है और चुंबकत्व आ जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, हमें एक मत याद रखना है, उस मत का नाम है एल-सिसर मत। कौन सा मत बच्चों, एल-सिसर मत। आपको कौन सा याद रखना है, एक ही याद कर लेना बहुत है। कोई पूछ ले बाय चांस कि भूचुंबकत्व का कारण क्या है या पृथ्वी चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करती है, तो उसका आंसर होगा एल-सिसर मत। हालांकि ये कोई इकलौता मत नहीं है और ऐसा इसको कोई प्रमाणित भी नहीं किया गया है कि भाई यही मत काम का है और काम के नहीं है, और भी काम के हैं, पर ज़्यादा सटीक जो मत है वो एल-सिसर मत है। तो इसने क्या समझाया, ध्यान से देखना कि साहब हमारी पृथ्वी है कि गोला, मतलब दिमाग को मान लो फुटबॉल, ठोस है ना भाई, पृथ्वी खोखली थोड़ी देखी आपने, दिमाग में फुटबॉल मान लो। उसने कहा साहब ये फुटबॉल है और इसके अंदर गर्भ में, गर्भ का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सी धातुएं पिघली हुई अवस्था में हैं। बहुत सी क्या, हमें जितनी भी धातुएं मिल रही हैं, सोना चांदी, कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा से लेके आ रहे हो, सूर्य से लेके आ रहे हो क्या, अरे नहीं, पूरा जो भी है अर्थ से ही निकल रहा है। ये बात लगे इंडिया में निकलता है नहीं निकलता है, कहीं फॉरेन में निकलता है, लेकिन निकलता तो अर्थ में से ही है। तो सोना चांदी लोहा तांबा एल्यूमिनियम जो भी वगैरह वगैरह आपने देखा है आज तक, वो सब पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में है। कैसी अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। और पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, पता हो तो आपको। अब आप ये सोचो कि मटका दिमाग बनाओ, मटका, मटके में दही है, दही ले लो, गोल मटका दिमाग को मानो फुटबॉल है, फुटबॉल दही बंद कर दिया और आप उसको बार बार ऐसे घुमाओ, पूरे मटके को ढंग से बहुत स्पीड में लंबे समय तक घुमाते रहो बच्चों, घुमाते रहो, तो एक तरीके से उसके अंदर हलचल पैदा होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अर्थ है, अर्थ के अंदर पिघली हुई धातुएं हैं, अक्ष पर या अक्ष के परित है, ये घूर्णन कर रही है। तो इस घूर्णन करने की वजह से इसके अंदर हलचल पैदा होती है, अर्थ के अंदर धीमी संवहन धाराएं पैदा होती हैं। क्या पैदा होती है बच्चों, धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और वो धारा ही इस भूचुंबकत्व का कारण बनती है, वो धारा ही इस भूचुंबकत्व का कारण बनती है। मैं एक बार ढंग से लिखता हूं, आप समझिए बच्चों, थोड़ा ऐसा ही है ना ये। तो भूचुंबकत्व क्यों है या इसका क्या कारण है, तो इसके बारे में कौन सा मत है, एल-सिसर मत। लिखोगे क्या, एल-सिसर मत के अनुसार,
एल्सर मत के अनुसार क्या कहता है ये मत बच्चों? सभी, ऐसा लिखो, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में धातुएं कौन सी अवस्था में है बच्चों? पिघली हुई अवस्था में है। समझिएगा, एल्सर मत ने क्या कहा कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर धातुएं कौन सी अवस्था में हैं? पिघली हुई अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? पिघली हुई अवस्था में है। जब पृथ्वी अक्ष के परितः घूर्णन करती है, मतलब घूमती है, घूर्णन करती है, तो स्वजनित्र की प्रक्रिया से, स्वजनित्र मतलब अपने आप पैदा हुई है, ये अपने आप अंदर से पैदा हुई है, स्वजनित्र प्रक्रिया से धीमी मतलब कम मान वाली संवहन धाराएं, संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिससे पृथ्वी की चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो कि मतलब यही चुंबकीय क्षेत्र भूचुंबकत्व कहलाता है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताइए। तो एल्सर मत, अब आप नोट कर लें, मैं आपको एक बार और बोल के समझाता हूं इसको। भूचुंबकत्व के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अपने अलग अलग विचारों को रखा। उन सब में जो सबसे समझदार मत था या जो थोड़ा ठीक लगा लोगों को, उस मत का नाम है एल्सर मत, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो एल्सर ने क्या कहा कि पृथ्वी के गर्भ में, मतलब पृथ्वी के अंदर धातुएं पिघली हुई अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है बच्चों, तो ये धीमी संवहन धाराएं पैदा हो रही हैं स्वजनित्र प्रक्रिया से। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया? भूचुंबकत्व नाम दिया गया। नोट कर लो, जल्दी से चलो, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, यहां तक इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे देखिए, नेक्स्ट भूचुंबकत्व में ही हेडिंग है, ये एग्जाम में आती है भाई। जो मैं पूरी कहानी पढ़ा रहा हूं ये समझने के लिए पढ़ा रहा हूं। और हेडिंग का नाम है, क्या नाम है हेडिंग का? भूचुंबकत्व के अवयव। ध्यान से देखिए, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव, अब समझे मतलब क्या है भाई। हमें पृथ्वी के किसी स्थान पर भूचुंबकत्व की जानकारी चाहिए। मान लो मुझे तो अलवर में जानना है कि भूचुंबकत्व कितना है, किसी भी स्थान पर, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंडिया में हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी स्थान पर भूचुंबकत्व यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी चाहिए, किसी स्थान पर भूचुंबकत्व की जानकारी चाहिए, तो कुछ भौतिक राशियों का ज्ञात होना जरूरी है उस जगह पर। उस जगह पर आपको यह पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां कैसी, मतलब क्या क्या वैल्यू है उनकी। और जिन भौतिक राशियों का ज्ञान होना जरूरी है बच्चों, उन्हीं को कहते हैं भूचुंबकत्व के अवयव। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बोर्ड में यही बन जाता है कि भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं, या भूचुंबकत्व के अवयव क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर
भूचुंबकत्व की जानकारी के लिए, भूचुंबकत्व समझ गए आप, उसके चुंबकीय गुणों की जानकारी के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। और बच्चों भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं, नाम रट लेना। पहला है, ये क्या होता है एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा, दिक्पात कोण। पहला कौन सा है बच्चों? दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। दूसरा है नति या नमन कोण, नति या नमन कोण। और तीसरा है बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये 3 ऐसी चीज हैं जिनसे हमें चुंबकत्व के होने या ना होने का एहसास होगा। मेरी बातें आप समझें, ठीक है ना। हेडिंग क्या थी? भूचुंबकत्व के अवयव। चाहो तो मेरे साथ साथ नोट भी कर लो, कुछ समझने लायक होगा तो मैं समझाऊंगा। लिखिए बच्चों कि पृथ्वी के किसी स्थान पर, किसी भी जगह पृथ्वी पर, क्योंकि भूचुंबकत्व जानकारी की बात करूंगा तो चंद्रमा पर जान के तो करूंगा क्या, वो तो चंद्रमा का हो जाएगा। पृथ्वी की बात कर रहा हूं तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर किसकी जानकारी करनी है? भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व की जानकारी। कौन सी कारी? जानकारी के लिए पृथ्वी के किसी स्थान पर, साथ साथ नोट करते जाए भले से, पृथ्वी के किसी स्थान पर भूचुंबकत्व की जानकारी के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता हो। भाई पृथ्वी के किसी स्थान पर आपको भूचुंबकत्व की जानकारी लेनी है, तो भूचुंबकत्व की जानकारी लेने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है या जिन राशियों की आवश्यकता हो उन्हें क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व। क्या बच्चों? भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। अरे बात समझ में आई ना? समझे सब? भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर भूचुंबकत्व की जानकारी चाहिए तो जिन राशियों की आवश्यकता होती है भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। और ये 3 है बच्चों, भूचुंबकत्व के निम्न 3 अवयव हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में पूछा गया है कि भूचुंबकत्व के अवयवों के नाम लिखो। 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर तो आता है दिक्पात कोण। एक तो दिक्पात कोण क्या होता है, कैसे नापते हैं, हम इसकी बात करेंगे बच्चों। दूसरा होता है नति या नमन कोण। पहला कौन सा है? दिक्पात कोण। दूसरा कौन सा है? नति या नमन कोण। और तीसरा है बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यहां तक आप एक बार ढंग से नोट करें, अच्छे से लिखें बच्चों। भूचुंबकत्व के अवयव की बात कर रहा हूं तो भूचुंबकत्व की जानकारी के लिए जिन भौतिक राशियों की जरूरत पड़ेगी हमें उन्हें नाम दिया जाएगा भूचुंबकत्व के अवयव। और भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं हमारी नजर में। पहला है दिक्पात कोण, दूसरा है नति या नमन कोण और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्लियर है? अब एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वापस से 1 नंबर हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, दिक्पात कोण। समझना, अब इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हैं। अब थीम तुम्हारे दिमाग में आ चुकी है। चर्चा मैंने भूचुंबकत्व से स्टार्ट करी कि पृथ्वी जो चुंबक की तरह व्यवहार करती है ये भूचुंबकत्व है। हम कैसे मान लें कि भूचुंबकत्व है? तो चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना,
चुंबक को गाड़ दे या चुंबक के पदार्थ गाड़ दें तो उसका चुंबक बन जाना, उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। इसके बारे में अलग अलग मत आए। सबसे बढ़िया मत एल्थसर मत था। उसने कहा कि धातुएं पिघली हुई अवस्था में अर्थ के अंदर हैं, जब अर्थ घूमती है तो स्वजनित्र प्रक्रिया से धीमी संवेद धाराएं पैदा होती हैं। फिर अवयव की बात करी तो भूचुंबकत्व की जानकारी के लिए जिन भौतिक राशियों की जरूरत पड़ेगी उन्हें नाम दिया जाएगा भूचुंबकत्व के अवयव। और 3 अवयव हैं भाई, दिक्पात कोण, नति या नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। 1 नंबर बात करते हैं भाइयों, कौन से कोण की? दिक्पात कोण की। समझिएगा ध्यान से कि ये दिक्पात कोण क्या होता है। देखो बच्चों, थोड़ा पृथ्वी का अगर अध्ययन करें, वैसे तो पृथ्वी अंडाकार है, खैर आपने पढ़ाई ग्रेविटी में, गोला मान लीजिए, ज्यादा खास चपटी भी नहीं है। खैर पृथ्वी गोल मान ली, इसे बच्चों आप कहते हो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या बोलते हो बच्चों? भूमध्य रेखा। यहां आपके ध्रुव होते हैं, ये ईस्ट हो गया एक तरीके से पृथ्वी का, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है ऊपर भाई, और ये एस मतलब दक्षिण ध्रुव है। इसको वैसे लिख दूं पूरा ढंग से एक बार तो से, इसको आप नाम दोगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और इसका नाम क्या हो जाएगा? भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। और ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आपने सामाजिक ज्ञान पढ़ी होगी 10th क्लास में भाई साहब। जो ये रेखा है इसको तो बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसे नाम दिया जाता है ग्रीनविच रेखा। सुना है कि नहीं सुना है? ग्रीनविच रेखा। ऐसे पृथ्वी को काटूंगा तो अक्षांश कहलाएंगे, और इस तरीके से काटेंगे तो देशांतर कहलाएंगे। करक रेखा, मकर रेखा, नाम आपने सुने होंगे, मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं पढ़ानी है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये पृथ्वी का ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, और ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली ग्रीनविच रेखा हो गई। अब जब आप चुंबक को लटकाओगे ना बच्चों, अच्छा इसमें एक नाम आपको समझ में आ रहा हो, भौगोलिक याम्योत्तर कहाँ है मैं पूछूं तो यहीं पर याद आया याम्योत्तर। मैंने आपको चुंबकीय याम्योत्तर भी पढ़ाया है और मैंने आपको भौगोलिक याम्योत्तर भी पढ़ाया है। तो भौगोलिक याम्योत्तर में मैंने कहा है कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, इनको जो रेखा मिला रही है अक्ष, उसका ऊर्ध्वाधर तल यानी कि मेरा हाथ ऐसे, ये है भौगोलिक याम्योत्तर। नहीं पढ़ा है बच्चों, इसी चैप्टर में मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया था। भौगोलिक याम्योत्तर दिख रहा है? अच्छा, जब चुंबक को लटकाते हैं ना तो ये एग्जैक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरती है कि बिल्कुल फिट, ऐसा नहीं है, हल्का सा एंगल बना देती है। देखो इस तरीके से, कहने में तो ऐसे आता है। तो नॉर्थ सरा ये हो जाएगा, नॉर्थ दिशा वाला, और साउथ सरा ये हो जाएगा। तो ये चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। देखिए ध्यान से, ये तो भौगोलिक अक्ष है, और इससे जो गुजरेगा वो भौगोलिक याम्योत्तर है। ये बच्चों चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, कहने का मतलब चुंबक को आप लटकाते हो ना तो ये एग्जैक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरती है। जब आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हो तो ये पूर्णतया 100% उत्तर दक्षिण दिशा में ना ठहरकर एक हल्का सा कोण बना लेती है, एक हल्का सा कोण बना लेती है बच्चों। तो ये चुंबकीय अक्ष हो जाएगा एक तरीके से, ये चुंबकीय याम्योत्तर और ये भौगोलिक याम्योत्तर। दो याम्योत्तर के बीच जो कोण बन रहा है ना, वही है दिक्पात का कोण। अर्थ में समझना है, देखो कई तरीके हैं मेरे पास समझाने के, आप वापस पुनः देखें एक बार, रटना नहीं है, सेकंडों में याद दिला दूंगा। और पूरा लेक्चर जब खत्म हो जाएगा ना तो आप एक सांस में 1 मिनट के अंदर बोल सकते हो, इतनी गारंटी है, बोर्ड पर देखोगे तो। ध्यान से देखें। अब आपको सर को जादू है क्या? जादू नहीं, प्रैक्टिस है भाई, है ना। और वैसे इसे फिजिक्स का जादू कहें तो भी शायद कोई बुरी बात नहीं है। आप देखें ध्यान से, इसे कहोगे आप ईस्ट, इसे कहोगे आप वेस्ट, इसे कहोगे आप नॉर्थ, इसे कहोगे आप साउथ, सब जानते हो शायद। ये भौगोलिक अक्ष है, ये क्या है? भौगोलिक अक्ष। और मेरा हाथ इस अवस्था में भौगोलिक याम्योत्तर है बच्चों। जब चुंबक को लटकाते हैं तो सही कहते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, पर एग्जैक्ट नहीं ठहरती, कुछ कोण बनाती है, हल्का सा एक कोण। आप ये भी आगे पढ़ोगे, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव चुंबक के, तो चुंबकीय अक्ष,
और अब ये चुंबकीय याम्योत्तर, ये क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर। ये क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर। इनके बीच जो कोण बन रहा है वही है दिक्पात का कोण। क्या है? दिक्पात का कोण। एक तरीका समझाने का यह है, हम ये चित्र कभी भी नहीं बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? देखो, पहले परिभाषा लिखते हैं फिर चित्र बनाते हैं इसका, क्योंकि चित्र सहित पूछता है ये। दिक्पात कोण में सिंपल परिभाषा है, समझ में आ गई हो? ठीक नहीं, रटने वाले रटेंगे कि भौगोलिक याम्योत्तर। अब अगर किसी को याम्योत्तर नहीं पता है तो भैया पुरानी वीडियो शायद लेक्चर नंबर 3 में मिलेगी, देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। खैर, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर, दो तरह के याम्योत्तर आ गए मेरे पास। कौन कौन से? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण। नाम से ही लग रहा है कि दिक्पात कोण है तो ये कोण है, और कोण दो चीजों के बीच बनता है। तो दिक्पात का कोण किस किस के बीच बना है? दिक्पात का कोण बना है बच्चों भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य। तो भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण, कॉमा लगा दीजिएगा और लिख देना दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य जो कोण बनेगा उसे नाम दूंगा दिक्पात का कोण कहलाता है। चित्र देखें बच्चों, देखो ऐसे मेरिडियन बनाते हैं हम, ऐसे इस तरीके से। आप एक याम्योत्तर तो इसे मान लो, कोई सा मान लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो बच्चों याम्योत्तर मतलब तल, तो ऐसा एक पृष्ठ सा मान लिया मैंने इस तरीके से कुछ। इसका नाम मैंने, चलो कुछ भी दे दो जो तुम्हारी इच्छा हो। मैंने नाम दे दिया बच्चों चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। और दूसरा याम्योत्तर, देखो एक्चुअल में तो ये खुली किताब जैसी कहानी है, ऐसे देखना। ये बुक है ना आपकी, इधर से मुकर के दिखाऊं। एक याम्योत्तर आपने ये मान लिया, बुक लेना, अपनी बुक लेना, इस तरीके से करना। एक याम्योत्तर तो ये मान लिया, कोई भी भौगोलिक मान लो, और एक मान लिया चुंबक। तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको खुली किताब में, जो ये एंगल दिख रहा है इन दोनों के बीच में एंगल, ये है दिक्पात कोण। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो आप समझना। खुली किताब जैसी आकृति बना दो रे यार। एक याम्योत्तर तो ये बन गया, दूसरा याम्योत्तर आप ये बना दीजिए। सुंदर बनाया ना, बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा। चुंबकीय याम्योत्तर, और ये कौन सा याम्योत्तर है साहब? भौगोलिक याम्योत्तर। दो तरह के याम्योत्तर हैं भाई साहब। पीछे वाला कौन सा याम्योत्तर है? चुंबकीय याम्योत्तर। अच्छा, अब ये हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा, याद रखिएगा, बना करके इरेज कर देना। पेंसिल से डायग्राम बनाते हो आप, समझदार बच्चों। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है इसे हमने क्या नाम दिया है? इसे हमने नाम दिया है दिक्पात का कोण। क्या नाम दिया है? दिक्पात का कोण। और जो इसका प्रतीक मैं काम में लूंगा बच्चों, वो काम में आएगा फाई। क्या प्रतीक काम में आएगा? फाई। उम्मीद है दिक्पात कोण आपको समझ में आ गया होगा। भूचुंबकत्व के 3 अवयव थे, दिक्पात कोण, नति नमन कोण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 1 नंबर समझ में आ गया, दिक्पात का कोण है। भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। चित्र आप याद रखोगे। और अगर कोई इसका उपयोग पूछ ले, ये भी यहीं पर ऐड कर दूं मैं कि ये काम में क्या आता है, तो याद रखना बच्चों कि पृथ्वी के हर जगह हम दिक्पात का कोण मान ज्ञात करके ही संसार का नक्शा बनाया जाता है। तो आप इस यूज में एक बात लिख लेंगे कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर दिक्पात कोण ज्ञात करके, पृथ्वी के विभिन्न स्थान पर दिक्पात कोण ज्ञात करके किसका नक्शा बच्चों? संसार का नक्शा बनाया जाता है। उम्मीद है अब आपका दिक्पात का कोण क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए,
पहला अवयव हो गया दिक्पात का कोण, नोट करो। ठीक है, नोट करो जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा कोण अपने आप में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिक्पात कोण से भी। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो भाई, मैं टाइम देता हूं अलग से ना उसमें, क्योंकि अगर आप पूरा बोर्ड से लिखने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर हम समझा नहीं पाएंगे ढंग से ना। दूसरा जो कोण है समझिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरा कोण ही माना जाता है। क्या है? नति या नमन कोण। और आप इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें इसमें बहुत काम की हैं। देखिए, 2 तरह के यामोत्तर आगे, चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में होती है, चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में होती है बच्चों। तो देखिए, परिभाषा कई तरीके से दे सकता हूं, लेकिन जो स्टैंडर्ड परिभाषा है वही देखें। ये मान लीजिए चुंबकीय यामयोत्तर है। ये क्या है बच्चों? चुंबकीय यामयोत्तर। क्या है? चुंबकीय यामयोत्तर। अब सोचिए, ये इसका जो विकर्ण है, यहां परिणामी क्षेत्र होता है, ये यहां तो होगी चुंबकीय सुई। ये क्या होगी बच्चों? चुंबकीय सुई। चुंबकीय यामयोत्तर में किसके द्वारा? चुंबकीय सुई के द्वारा। चुंबकीय यामयोत्तर में चुंबकीय सुई द्वारा, इसे बोलते हैं क्षैतिज, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज से बनाया गया कोण। अच्छे से देख लो बच्चों, डायग्राम देखो पहले तो, फिर और तरीके से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। चुंबकीय यामयोत्तर में चुंबकीय सुई द्वारा, आपको चुंबकीय यामयोत्तर बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, इसमें एक चुंबकीय सुई नजर आ रही होगी। तो चुंबकीय यामयोत्तर में चुंबकीय सुई द्वारा, या आप चुंबकीय सुई ना बोलकर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हो, क्षैतिज से बना हुआ कोण। दोबारा समझाता हूं अलग तरीकों से बच्चों, आप केवल इतना याद रखें, अब ज्यादा भी याद ना रहे ना किसी बच्चे को, कि चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण। क्या कहूंगा बच्चों? चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण। बहुत ध्यान से देखना, समझने वाली बात है ये। पृथ्वी का आकार है भाई साहब गोल। कैसा है? गोल। अब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आप लुढ़क जाते हो क्या कि गोल है सर, देखो हम तो लुढ़क गए? ऐसा नहीं है बच्चों। जिस जगह हम खड़े होते हैं, जिस जगह हम मुआयना कर रहे होते हैं, उस जगह पृथ्वी समतल मानी गई है, और समतल के लिए आप एक स्पर्श रेखा खींच दिया करो। हो सकता है कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मेरे लिए फिर ये पृथ्वी है। जहां खड़े हो ना, बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आंकड़े रटने पड़ेंगे। पहले कह रहा हूं, पृथ्वी होने को तो गोल है, पर जहां भी हम खड़े होते हैं वहां पृथ्वी को देखने के लिए हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यहां खड़े हो तो यहां स्पर्श रेखा खींच दी। कोई बच्चा कहे सर हम अगर इस जगह पर खड़े हो तो बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, कौन मना कर रहा है हमसे खड़े होने के लिए? तो बच्चों ये आपकी पृथ्वी होगी। कोई कहे सर हम यहां भी खड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं भाई साहब। अगर यहां आप खड़े हो तो फिर ये आपकी पृथ्वी होगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिस जगह पर पृथ्वी का क्षैतिज देखना है, पृथ्वी का क्षैतिज देखना है, आप वहां स्पर्श रेखा खींच दो। क्या खींच दोगे? स्पर्श रेखा। दोबारा देखना बच्चों, ये हमारी गोल है पृथ्वी। दिशाओं की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। किसी बच्चे ने कहा कि सर हम भूमध्य रेखा पर खड़े हैं इस जगह पर। ये तो बताइए आपको मैंने भूमध्य रेखा, कि हम सर भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और हम जानना चाहते हैं कि नति कोण कितना है। हम भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और नति कोण जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा देख, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का क्षैतिज ढूंढ। तो आपने कहा सर क्षैतिज के लिए तो स्पर्श रेखा खींचते हैं ना। तो बच्चों देखो, ये तो है क्षैतिज पृथ्वी का। आपको जो क्षैतिज तो ऐसे होता है ना, अबे नालायक तू भी तो इस एंगल से खड़ा है ना। जिस जगह पर पृथ्वी का क्षैतिज देखना है, बार बार बोल रहा हूं, वहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये खींच दी साहब स्पर्श रेखा। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में ठहरेगा। उत्तर दक्षिण तो ऐसे है ना, तो चुंबक ठहरेगा ऐसे। ये तो है चुंबक,
और ये है पृथ्वी का क्षैतिज। और पृथ्वी के क्षैतिज और चुंबक दोनों समांतर है। तो बच्चों याद रखना, ध्रुव पर कोण 0 डिग्री है। कौन सा? नति कोण ध्रुव पर 0 डिग्री है। नति कोण ध्रुव पर 0 डिग्री है। कोई कहे सर ध्रुव पर देखना, ध्रुव पर क्षैतिज ये रहा, स्पर्शरेखा ऐसी तो होगी, आप यहाँ खड़े हो, चुंबक तो उत्तर दक्षिण में ही ठहरेगी, हमेशा चुंबक तो ऐसे रहेगी, हमेशा कहीं भी ले जाओ। तो ये चुंबक है और ये क्षैतिज है। अब कोण कितना है? 90 डिग्री। याद रखिएगा बच्चों, नति या नमन कोण का मान भूमध्य रेखा पर तो होता है 0 और ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री। सर यहाँ देख लो ना एक बार कितना आएगा। तो ये तो पृथ्वी और ये चुंबक, कुछ ना कुछ कोण तो बन रहा है ना, एक तरीके से बिल्कुल बन रहा है। मेरी बात समझे आप। सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करता हूं, नतीय नमन कोण किसे कहते हैं। तो आप स्टैंडर्ड परिभाषा लिखेंगे कि चुंबकीय याम्योत्तर में, किसमें बच्चों? चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई, या आप चाहो तो इसे पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हो। चुंबकीय सुई द्वारा, किसके द्वारा? चुंबकीय सुई द्वारा। कहां से? पृथ्वी की क्षैतिज से। नोट कर लेना साथ में भले से। बनाया गया कोण चुंबकीय याम्योत्तर में, चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? नति या नमन कोण। नति या नमन कोण कहलाता है। कुछ खेल समझ में आया कि नहीं आया? चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज से बनाया गया कोण नति या नमन कोण कहलाता है। डायग्राम की बात करता है तो ये चुंबकीय याम्योत्तर बना देना बच्चों आप इस तरीके से। कोई एक यहां आप एक चुंबकीय सुई बना देना। ये है चुंबकीय याम्योत्तर, इसकी ये दिशा हो जाएगी क्षैतिज और ये चुंबकीय सुई। तो ये जो कोण बना है ये है थीटा। थीटा मतलब आपका नति या नमन कोण। कहानी समझ में आई ना? दिक्पात कोण क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण है। नति नमन कोण क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज से बनाया गया कोण है। और एक स्टार लगाकर जरूर लिखना भाई साहब कि भूमध्य रेखा पर, कहां की बात करिए बच्चों मैंने? भूमध्य रेखा पर इसका मान 0 डिग्री तथा ध्रुवों पर 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। कोई ये पूछ लेगा कि बताओ हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, नति कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों ध्रुवों पर 90 था, भूमध्य रेखा पर 0 हो गया। 90 से 0 मतलब घट रहा है। उल्टा क्वेश्चन, हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अब कोण बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखा पर कितना होगा? 0। ध्रुवों पर कितना होगा? 90। पूरी कहानी याद हो जानी चाहिए। क्लियर? दिक्पात कोण हो गया, नति या नमन कोण हो गया। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों, अगला देखना। तीसरा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तीसरे वाले पर न्यूमेरिकल पोर्शन से काफी इंपॉर्टेंट है। 2 सूत्र बताऊंगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीसरा है बच्चों, तीसरा अभी चल रहा है ये, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो अभी आपको मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसी डायग्राम से स्टार्ट करता हूं बच्चों।
देखिए यहां देखिए, ये हमारा चुंबकीय याम्योत्तर है, ये है साहब हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ये है हमारी चुंबकीय सुई। ये क्या है? चुंबकीय सुई, जो रिप्रेजेंट कर रही है पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई है जो रिप्रेजेंट कर रही है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को। इसके दो घटक होंगे बच्चों। इस अक्ष पर जो घटक आएगा वो तो होगा क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसलिए BH लिख दिया। और इधर जो घटक आएगा ये आएगा ऊर्ध्व घटक। कौन सा? ऊर्ध्व घटक। अब ये कौन? थीटा आप मान चुके हो। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो आप ये देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर बना दिया, इसमें चुंबकीय सुई जो कि पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है वो B हो गई। इसके दो कंपोनेंट में कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जिन्हें आप VH और VV के नाम से लिख रहे हो। ठीक है, तो जब मैं क्षैतिज घटक की बात करूंगा तो आपको दिख रहा होगा यार, घटक तोड़ लो B के, ऊपर तो B cos थीटा और नीचे B sin थीटा। मतलब मैं यहां क्या लिख रहा हूं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निम्न, या एक लाइन और लिख सकते हैं बच्चों, इसमें एक लाइन तो लिख लो खैर, कि चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई, चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। यह समझ में आ गया ना? चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अतः पहली बात हम बात करें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, चलो पहले क्षैतिज घटक ले लें भाई साहब। क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को VH कह सकता हूं क्या? परिणामी B है और ऊपर कोण और दिया हुआ है, तो याद रखना BH की वैल्यू होगी V cos थीटा। यहां थीटा नमन कोण रहेगा। थीटा क्या है बच्चों? नमन कोण। 100 तो आपको याद हो ही जाएगा। दिमाग में ये चित्र रखना, क्षैतिज पूछे अच्छा ये cos थीटा और ऊर्ध्वाधर पूछे तो sin थीटा, है ना। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का क्षेत्र घटक हो गया। इसी तरीके से आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक ले सकता हूं मैं? ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक, क्या ऊर्ध्व घटक को मैं VV नाम दे दूं, वर्टिकल, और नीचे एंगल नहीं है तो साइन थीटा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? दोनों पॉइंट समझ में आए ना? कि अगर हमें पृथ्वी का क्षैतिज घटक निकालना है बच्चों तो मेरा आंसर कितना आएगा? B cos थीटा। और ऊर्ध्व घटक निकालना है तो कितना आएगा? B sin थीटा। इन दोनों में एक संबंध भी हो सकता है। संबंध क्या होगा बच्चों? देखो, आप साइन वाले में कॉस वाले का भाग दो, आप VV बटे VH, तो ये आएगा B sin थीटा बटे B cos थीटा। देखो B ने B मार दिया, साइन बटे कॉस tan हो जाएगा। एक सूत्र यहां से निकल के आता है, वो है VV बराबर BH tan थीटा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है।
इसको भी याद करना। ये 3 सूत्र आप याद कर लेना। अच्छा, कोई पूछता है कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ बराबर होंगे? देखो, जब tan का मान 1 आएगा मतलब 45 डिग्री पर दोनों कैसे रहे होंगे? बराबर। कुछ एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल 8.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, और होमवर्क है आपका, और इनसे संबंधित जितनी भी क्वेश्चन हैं आपको ट्राई करने हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो ढंग से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक तो, और भैया वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर जरूर करना है। कैसा आपको समझ में आया? आज का जो हमने पढ़ा है इसमें से कन्फर्म है 1 से या 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा ढंग से। बाकी अपन फिर कल देखते हैं, इसको नोट कर लो। धन्यवाद बच्चों।